अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो क्या होगा, और क्या आते ही वो जेल जाएंगे या उनकी ज़मानत हो जाएगी, या फिर जल्द इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, और इलेक्शन जल्द हो गए तो PMLN हुकूमत बना पाएगी या नहीं, या मियां साहब चौथी बारी वज़ीर आज़म होंगे कि नहीं। एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ ये है कि साइफ़र केस में क्या हो रहा है, तोशाखाना केस में क्या हो रहा है, और जो 9 मई के केसेस हैं उनके अंदर क्या हो रहा है और उसमें कितनी को सज़ा हो सकती है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। और तीसरी तरफ जो ख़बरें चल रही हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने महाज बना लिया और उन्होंने यानी PMLN के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे वो उसको बड़ी सीरियसली एक्यूज़ करना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की सियासत में हिद्दत आती जा रही है हर आने वाले दिन के साथ, और 21 के बाद आप देखेंगे कि हमारे टॉक शोज़ जो हैं वो डोमिनेट हो रहे हैं पॉलिटिकल लड़ाइयों से और आर्ग्यूमेंट से और बयानिए से, इन चीज़ों से डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगे, और फिर हम सारा कुछ भूल के, फ़लस्तीन भी भूल के, हम डॉलर भी भूल के, हर चीज़ भूल के हम घर घर में सियासत खेलेंगे। मेरे साथ 3 बड़े अहम लोग जो हैं वो शामिल हैं इस वक्त गुफ्तगू में। आमिर ज़िया तजियाकार भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे कुलीग भी रहे हैं और हमने बहुत अरसा एक साथ काम किया और बड़े एहतराम के साथ काम किया। राजा आमिर अब्बास साहब हैं, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर हैं, माहिर कानून है। ये हमें बता सकेंगे कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने आज जो कलाबाजियाँ खाई अदालत में, उनका क्या मतलब था और ये क्या कहना चाह रहे थे बेसिकली। सेनेटर हुमायूं महमूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ के, ये भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ख्याल आपसे शुरू करते ही ये मुझे बताएं, नैब के प्रोसिक्यूटर ने आज अदालत में क्या कलाबाजी खाई है कि मियाँ साहब आए तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हिफाजती बेल देने से ये वो, तो फिर केसेस ही ना खोलते सब ख़त्म कर दें अपना, अल्लाह खैर सल्ला पे छोड़ दें, लेट एवरीथिंग गो वेल। देखें जी मुबशर, जब फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन हो तो फिर इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं कि जी वो आ जाएं, वो तो सरेंडर कर रहे हैं। देखिए, वो सरेंडर तब होता है कि जब कोई ट्रायल चल रहा हो और आप ट्रायल को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे उस ट्रायल में मौका दिया जाए अपनी सफाई का और मैं अपना केस लड़ूं और फिर फैसला किया जाए। लेकिन मियां साहब का केस शायद प्रोसिक्यूटर भूल रहे हैं कि वो कॉन्विक्ट हैं, उनका ट्रायल हो चुका, उनकी अपील डिसमिस हो चुकी तो है। आप भी तो साबिक प्रोसिक्यूटर हैं, आपको उनको एडवाइस करते ना, या कोई तो करता नहीं, वो एडवाइस के साथ ही आए होंगे यकीनी तौर पे, क्योंकि नैब की प्रोसिक्यूशन का इतना मुझे इल्म है कि वो बगैर एडवाइस के जहां भी वो रिपोर्ट करते हैं उसके बगैर वो नहीं आते। राजा साहब। पहली बात तो है कि वो घर के आए रास्ते क्यों? में, राजा साहब मेरे घर के रास्ते में ना एक फल वाला आता है, उसका नाम अल्लाह देता है। तो कल मैं फल ले रहा था, उससे रोक के, तो अल्लाह देता मुझसे बता रहा था, वो एक्चुअली मुझे कह रहा था कि भाई वो तो मुजरिम है, उनको पहले जेल में जाना है, तो बेल का क्या बात होगी। तो अल्लाह देता तक को पता ही ये बात, और नैब के प्रोसिक्यूटर को नहीं पता। देखिए, नैब के प्रोसिक्यूटर का तो पहली बात है वहां काम ही नहीं। जब एंटीसिपेटरी बेल होती है तो नोटिस नहीं होता, नैब की प्रोसिक्यूशन वहां नहीं होती। तो मेरे ख्याल कोई ऐसा अरेंजमेंट था कि वो प्रोसिक्यूटर साहब पहले से पहुंच गए थे। और नंबर 2, अगर प्रोसिक्यूटर को नहीं पता तो इसी अदालत ने जिसमें वो पेश हुए हैं उसने मियां साहब के परपेचुअल वारंट्स निकाले हैं। इसी अदालत ने मियां साहब की जब मेडिकल रिपोर्ट आई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो रिजेक्ट की थी और कहा था कि आप आए, आपका केस चल रहा है, आपको फर्दर किसी किस्म का अलाउंस हासिल नहीं है, और अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको मफरूर करार दे देंगे। और उस कार्रवाई के बाद इसी अदालत ने उनको मफरूर करार दिया। तो अब अगर वो ये क्वेश्चन मांग रहे हैं कि जी मुझे जहाज से लेके अदालत तक आने में अरेस्ट ना किया जाए, तो ये मेरे ख्याल में शायद गालिबन उन्हें ये मिल भी जाए, लेकिन इसके बाद उन्हें फिर बेल लेनी है। और बेल के लिए आई एम 100% श्योर कि वो एक दफा अरेस्ट होंगे, वो जेल जाएंगे, जेल से उनका वकालतनामा साइन होगा और उसके बाद अदालत देखेगी कि इनकी सेंटेंस को दोबारा से सस्पेंड किया जाए या नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बेल जंप कर चुके हैं, ये बेल को गलत इस्तेमाल कर चुके हैं।
तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स दैट इजी कि मियां साहब आते ही जंप बस की बेल पे ही रहेंगे। आप तो इंतहाई क्यूट आदमी है, मुझे लगे हैं राइस साहब, बड़े क्यूट आपने गुफ्तगू कर दी। 4 हफ्ते की बेल पे गए थे, वो तो 4 साल के बाद आ रहे। तो जंप कब हो रही, ये तो कोई हाई जंप और बल्कि ट्रिपल जंप, टेट्रा जंप, पता नहीं हॉप स्टॉप एंड जंप, पता नहीं क्या क्या हो रही है। बस ये जो भी हो रहा है अदालत के सामने हो रहा है, और अदालत के ही जरिए गए थे। वो भी एक अपने तरीके की वाहिद नजीर थी पाकिस्तान के क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कि कोई कॉन्विक्ट बैरून मुल्क नहीं जा सकता। अब भी मुझे लगता है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये जो उनकी ट्रांजिटरी बेल है, ये तो एयरपोर्ट से लेकर सिर्फ उनके अदालत पहुंचने तक है। ये गालिबन उनको मिल भी जाएगी, क्योंकि हफ्ते के रोज अगर उन्होंने आना है तो हफ्ते को अदालतें बंद होती हैं, तो मंडे को वो पेश होंगे, तो 1-2 रोज के लिए उन्हें मिल जाएगा और तकरीर का मौका भी ठीक है, मिल जाएगा। बट देयर आफ्टर ही हैज टू गो बिहाइंड द बार्स। ओके। सेनेटर हुमायूं मेमन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे जो मैंने सवाल करना है ज़रा तवील सा सवाल है, तो प्लीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन कर पाऊँ। मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मुझे, और आप सेनेटर हैं तो आप मुझे समझाएंगे क्योंकि आप कानून समझते हैं। मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा कि मार्च में 1/3 आपकी सेनेट ने डिप्लीट हो जाना है, 1/3 सेनेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले अगर जनवरी एंड में इलेक्शंस होंगे तो फिर फरवरी के एंड में आके फिर कुछ सेनेट के इलेक्शंस की बात बनेगी, तब को मार्च में जाके सेनेटर्स आएंगे, वरना तो सेनेट आपकी डिसफंक्शनल हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको लंबा करते हैं तो ना प्रोविंशियल असेंबली है कोई, ना नेशनल असेंबली है, और सेनेट जो है वो 1/3 ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा जो क्राइसिस है उसको अवॉइड करने के लिए क्या ये लॉजिकल बात नहीं है कि इलेक्शंस टाइम पे हो जाएं? आपका तवील सवाल खत्म हो गया तो मैं अपना जी छोटा सा बिल्कुल, जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें मुबशिर साहब के इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के, एग्रीड? एग्रीड। ठीक है, आप मुझे बात बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन तो मार्च में कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जियां बिखेर दी गई थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कहां है? आप ये बात बताएं कि इस वक्त दो आपकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बताएं कि आपकी सीसीआई अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। आप बताएं उस सीसीआई के अंदर जो डिसीजन लिए गए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस डिसीजन के बेसिस पे जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन डिसीजन ले रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन दो जगहों पे, एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन कहती है विद इन 90 डेज, आर्टिकल 224(2) में। दूसरी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन जरा डिफरेंट तरीके से कहती है, आर्टिकल 48(5) में वो कहती है नॉट लेटर देन 90 डेज। अब यहां पे उसका मैक्सिमम टाइम को भी वो कर देते। अच्छा, तीसरी चीज जिसकी बेसिस पे ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने डिलिमिटेशन करनी है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हर इलेक्शन से पहले कहा जाता है कि 8300 या जिस पे भी आप अपना करें शनाख्ती कार्ड भेजें, आपको बता देंगे कि आपका वोट किस हल्के में, किस जगह पे है, किस वो है। ये बेसिकली हर साल ये याद रखें 40 से 1 लाख के करीब लोगों के नए वो होते, और वो छोटा छोटा करके ना, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीमेंटली आपकी एक्चुअली डिलिमिटेशन हो रही होती है। कोई डिलिमिटेशन कोई बड़ा मसला नहीं, और ये भी कोई 3-4 साल के बाद, 2017 के बाद अभी 2023 में ये 5 साल की डिलिमिटेशन है। नॉर्मली डिलिमिटेशन ये सारी चीजें 10 साल बाद इसलिए करते हैं कि 10 साल बाद आपका एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है। तो उसमें अगर खाली डिलिमिटेशन होती है तो आर्टिकल्स आपको ये कहते हैं कि आप इलेक्शन डिले नहीं कर सकते, आपको इलेक्शन विद इन टाइम ही कराना है। The only time you do, अच्छा, उसके बाद जब ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन के लिए आपको 40 डेज दिए, दैट इज द, सॉरी 4 मंथ दिए, दैट इज द मैक्सिमम टाइम। दैट डज नॉट मीन कि आपने वो सारा का सारा टाइम लेना है। मैं और विद इन 90 डेज। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक जली सवाल ये पूछ लूं, फर्ज करें कि हम टाइम पे इलेक्शंस नहीं करवाते, या मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया, मैंने कहा कि नहीं मुबशिर लुकमान इलेक्शन टाइम पे नहीं करने, मैंने ख़त्म बात, आप समझे मैं काकड़ साहब की जगह हूँ, तो क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कोई उसमें ऐसी
इजाज़त देता है कि मैं कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करके कोई चीज़ करके उस वजह से मैं डिले कर सकूं, या वो भी नहीं है? देखिए, एज फार एज आई एम कंसर्न, इमरजेंसीज किसी किस्म की कोई इमरजेंसी नहीं है। लोगों ने वॉर्स के अंदर इलेक्शंस किए हैं, लोगों ने जल्जलों के अंदर इलेक्शंस कराए, लोगों ने सर्दियां गर्मियां खिजा बहार थ्रूआउट इलेक्शंस कराए। हम लोग निराले हैं, हम लोग ने, और उसकी वजह यही है। वैसे तो मुझे प्लीज माइंड ना करना, मेरा ख्याल तो इसका जवाब आपकी चुड़ैलें जो आप अक्सर भेज देते हो इधर उधर, वो आपको जवाब दे देंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में नवंबर के बाद ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट को ये याद रखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स पीएमएलएन है, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर एक्स पीएमएलएन है, हमारे 3-4 ऑलरेडी जो मिनिस्टर है, कैबिनेट के मेंबर थे, वो सारे एक्स पीएमएलएन है। जिस तरीके से अभी हमें ये बताया गया था कि एक कॉन्वेंट किस तरीके से आ रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही है, ये सारी, और सबसे बड़ी बात, अजीब सी बात है कि नैब वाले आज कर क्या रहे थे वहां पे, और जिस दिन उन्होंने अभी अपील किया उसी दिन एक्सेप्ट होकर उसी दिन सुन भी ली है। ये सारी चीजें आपको क्या चीज देती है? ये सारी चीजें अगर आप चले जाएं हिस्ट्री पे, 1980s में क्या हुआ था, ज़िया-उल-हक के जमाने में नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे एक आदमी को पॉलिटिशियन बनाया था, वो कौन था? मियां नवाज शरीफ। 1990 में आईजीआई बनाई गई थी थ्रू असलम बेग, आईएसआई वगैरह ने उनको हेल्प किया था। लोगों के अकाउंट में 5-5, 4-4 करोड़ रुपए चले गए तो उनको समझ नहीं आया। वो किसने किया था? एस्टैब्लिशमेंट ने किया था। 1996-7 में क्या हुआ था? एस्टैब्लिशमेंट ने किया था। आरओ के इलेक्शंस 2013 में क्या हुए थे? आरओ ने किए थे। इनके साथ डील किसने की थी? हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ने डील की थी। जिस डील को इन्होंने कहा था कि ये नहीं है, वही डील वहां से सऊदी अरब वालों ने कह दिया कि भाईजान आप तो साइन करके आए हो। देखिए, इस तरह है पाकिस्तान में, अगर आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को छोड़ दे, पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन न था न है, और आगे का मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। एंड यही वजह है, जब आप एक जिस्म से रूह निकालते तो वो जिस्म एक लाश की तरह होती है। हमारी जो जो मुल्क का निजाम चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन रूह है इस मुल्क की। आपके वो जो जो फ्रूट वाला है उसको ये सारी बातें पता है, और हमारे लोगों को, जो जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये नहीं पता। मैं तो देखिए, ये याद रखिए, इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान डायरेक्ट पहले पाकिस्तान को, और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल है पीएमएल को होगा। क्यों? अब इनके ऊपर वो जो होते ना, वो घोड़े के ऊपर आप ठप्पा लगा देते, वो लोहा गर्म करके, इनके ऊपर पक्का ठप्पा लग जाएगा कि ये है एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट की ही बच्चे थे, हैं और रहेंगे। ओके आमिर, अब मैं आपसे ज़रा मुश्किल काम लेने वाला हूँ, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एक्चुअली, वो तो फैक्ट है। क्यों तो शर्मिंदा कर आपसे रहे ही हैं मैं आप? नहीं, आपको पता है कि जनाब, मैं हमेशा ये मानता हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहूँगा कि आप अपना ओपिनियन ना दें मुझे, मेरे सवाल के जवाब में मुझे आप एनालिसिस दीजिएगा। क्योंकि जैसे एक ओपिनियन होता है ना कि जी फ़लस्तीन पे हमला हो गया तो ये हो गया, और वो आप और मैं दोनों हम मूव्ड हैं उस ओपिनियन से, तो हम उसमें ज़्यादा इमोटिव हो जाते हैं। और एक तज्जिया है कि हमला शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने लोग मरे, कितना ज़ख्मी हुआ, तो वो ओपिनियंस में, इंफॉर्मेशन में और उसमें फ़र्क है। मेरा सवाल यह है कि अभी तक पॉलिटिकली मैं देख रहा हूँ कि डॉर्मेंट है सिचुएशन, जो है मास हुआ है पिछले 10 दिन के। अब लेट्स एज्यूम कि मियाँ साहब 21 तारीख को लैंड करते हैं, पीपल्स पार्टी ने कमर कस ली हुई है, मियाँ साहब जो हैं वो भी आके एकदम से, आपको पता है, वो अपना बहरहाल बयानिया देंगे और फ्रंट फुट पे देंगे, और बाकी जमातें भी शुरू हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त आमिर साहब जो मैं देख रहा हूँ, पोलराइजेशन इंतहा की है, घर घर में डिवीजन है कि यानी कोई एक किसी पार्टी की तरफ है, कोई किसी पार्टी की तरफ है, कोई किसी की पार्टी की तरफ है। तो क्या इससे हमारा पॉलिटिकल अनरेस्ट ज़्यादा होगा या कम होगा? व्हाट डू यू थिंक 21 तारीख के बाद? पार्शली क्या, बड़े बड़े भरपूर अंदाज में आपने अपने सवाल में ही, तज्जियाती सवाल में तज्जियाती जवाब भी दे दिया। और ये बिल्कुल निविश्ते दीवार है कि इस मुल्क में जो है वो जो सियासी इंतशार है, महाज़ाराई है, वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही, कम नहीं हो रही है। रियासतें अपनी बका के लिए अपने तज़ादात को हल करती हैं,
हमारे यहाँ वो तजाद हल नहीं हो रहा। वो तजाद जो है ज़्यादा कहते हैं ना कि आप उसको मजीद पका रहे हैं, उसको मजीद उसको बजाय रिजॉल्व करने के उसको आप जो है मजीद सख्त कर रहे हैं, तो वो चीज़ होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उसके नतीजे में अगर कोई ये समझे कि जी इंतखाबात कल को हो जाते हैं, इसमें भी अगर अभी तो शक व शुबा है कि उसके बाद कोई ऐसी हुकूमत आएगी कि जो मुल्क में इस्तेकाम ला सके, सियासी माजराई का खात्मा कर सके, तो मुझे तो होते हुए नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इतनी जो पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि कोई इस वक्त कौमी सतह की जमात नहीं है। नून लीग जिसको सब वो कह रहे हैं कि जी अगली मरतबा बारी जो है नून लीग की है, वो पंजाब तक महदूद जमात है। सिंध में उसकी कोई आपको जड़ें नजर नहीं आती हैं। केपी में हजारा बेल्ट में कभी हुआ करती थी, आज बहुत कमजोर हालत में, बलूचिस्तान में नहीं है। तो पंजाब में उसके मुकाबले पे कंटेंडर पैदा हो चुके हैं, ज़ाहिर इतने उसको आसानी से केक वॉक नहीं मिलेगा। तो ये एक सवालिया निशान है कि क्यों, और लोग ये सवाल करने में हक़-ब-जानिब हैं कि जो बताया गया था कि जी 20वीं सदी के पाकिस्तान में पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, वो 21वीं सदी में सोल्यूशन कैसे बनकर आएंगे। फिर दूसरी बात है कि रियासत को जो आइन और कानून की बात हो रही है, हमें तो पता है कि वो आइन की रूह इस वक्त पाकम बदहन मुर्दा है, इस तरह से फाल नहीं है। लेकिन रियासत को अपने एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में कुछ चीज़ों को हल करना है और उसके लिए उसको कुछ कुलिये वजह करने। हम लोग जो आपने अपने इब्तिदाई कलमात में बड़ी अच्छी बात की कि हम बहस में उलझ जाएंगे, और वो बहस जो होगी इशू से ज़्यादा शख्सियतों पर होगी। हमारी सियासत बिल्कुल कबाइली हुई हुई है, पोलिटिकल पार्टीज कबीलों में उसने मुल्क को बांट दिया है। तो हम उसी पे बात कर रहे होंगे, इशू पे बात नहीं कर रहे होंगे। दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई एक मॉरल एक रेड लाइन होती है, कहते हैं उसको आप नहीं वो करते, क्रॉस नहीं करने देते, और वो यूनिवर्सल होती है। कोई क्रिश्चियन वैल्यूज कहता है, कोई मुस्लिम वैल्यू कहता है, लेकिन वो एक यूनिवर्सल है कि जी क़यादत को पाक साफ होना चाहिए। अगर मुतनाज़ा होगी तो उसका रास्ता नहीं होता, उसको जगह नहीं बनती। हमारा वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है कि जनाब किस तरह से लेकिन आमिर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई एक पार्टी नहीं है इस जाए। वक्त, कोई एक पार्टी नहीं है जो इलेक्शन के बाद जिसकी 2/3 मेजॉरिटी होगी। सो आर वी, मैं तो ज्यूम कर रहा हूँ कि कोalition गवर्नमेंट होगी, जो आप जो मर्जी बना ले। हो सकता है तहरीक इंसाफ बना ले, हो सकता है नून लीग बना ले, हो सकता है पीपल्स पार्टी बना ले, लेकिन कोalition होगी जो भी होगी। अगर मखलूत हुकूमत होती है, और उससे उससे मतलब हमने पीडीएम का दौर देखा, हमेशा वो कहा जाता है कि जी जब भी आप कंसेंसस डिसीजन करते हैं तो वो कमजोर डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे लोगों को मनाकर चलना पड़ता है। नहीं खैर, पीडीएम कमजोर नहीं थी, पीडीएम तो इंतहाई कमजोर थी, लागिर थी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, और ये हमेशा हर मखलूत हुकूमत की ये एक किस्मत में लिखा होता है। हत्ता कि पीटीआई के साथ यही था कि अगर पीटीआई को मेजोरिटी होती, भरपूर मेजोरिटी होती, तो डिसाइसिव वो जिम्मेदारी ले सकती थी, बजाय जिम्मेदारी लोगों पे पास ऑन करने के कि जी एमक्यूएम की वजह से नहीं हो सका, फला की वजह से नहीं हो सका। तो आपको एक मुस्तहकम हुकूमत अगर चाहिए तो उसके लिए मतलब है कि एक मजबूत मेजोरिटी के साथ आना चाहिए, और अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को जिस तरह की इस्लाहात की जरूरत है आप नहीं कर सकेंगे। फिर हर चीज में मतलब जूतियों में दाल बढ़ती रहेगी। वो आपको प्राइवेटाइजेशन का मसला होगा, वो हल नहीं होगा। आपको वो एग्रीकल्चर पे अगर टैक्स लगना है तो वो फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं लगने देंगे। तो जो भी बुनियादी इस्लाहात है, गवर्नेंस के इशू हैं, वो हमारे हल होते हुए फिर मुझे नजर नहीं आते। सेनेटर हुमायूं मेमन मेरे साथ हैं, राजा आमिर अब्बास और आमिर जिया मेरे साथ हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं हम। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। राजा आमिर अब्बास साहब, कल जो 19 तारीख है बड़ी ही अहम तारीख है। 19 तारीख को एक फ़ैसला आना है जिसमें ये डिसाइड होगा कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम जो हैं वो आइन का हिस्सा बनेंगी कि नहीं, और ताहयात ना अहली है कि 5 साल की ना अहली है। उसमें कई लोग आते हैं, कई लोगों का फ़ायदा है और कई लोगों का नुकसान है। अब कल गालिबन कोर्ट ने उसकी तशरीह करके देना है। उमर अता बंदयाल साहब तो पहले इसकी तशरीह कर गए हैं कि वो ताहयात एप्लीकेबल है। आपके ख्याल में ज़्यादा चांसेस क्या हैं एक कानूनदान की हैसियत से कि कल क्या फ़ैसला आ सकता है? देखिए मुबशर, जो आइन का आर्टिकल 62(1)(f है, वो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है वो तयन उसका नहीं है, क्योंकि जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं आर्टिकल 62 में, उनका आर्टिकल 63 में पीरियड डिफाइन है कि ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो 3 साल होगी, तो 5 साल होगी। जब 62(1)(f में हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 5 मेंबर का बेंच बना, और उन्होंने कहा कि अगर किसी को 62(1)(f में डिस्क्वालीफाई होता है तो इसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इसका कौन सा
पीरियड होगा, कितना होगा। तो उस पे तमाम आर्ग्यूमेंट्स के बाद अदालत ने कहा कि जी चूंकि आइन ने इसकी मुद्दत नहीं दी तो इट वुड बी डीम्ड टू बी परपेचुअल, लाइफ टाइम ये होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63 की एक कनोटेशन दे दी। अब इसके होते हुए एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए, इलेक्शन एक्ट 2017 के जरिए उन्होंने कहा कि जी नहीं, अगर कोई 62(1)(f में डिस्क्वालीफाई होता है तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है दैट वुड बी ओनली 5 इयर्स। अब सुप्रीम कोर्ट के पास, अदालतों के पास ये क्वेश्चन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आइन के जरिए तो उसको सेटिसाइड किया जा सकता है, क्या एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए क्या उसको खत्म किया जा सकता है या नहीं। और फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखना है कि जब एक कानून आ चुका है तो क्या उस कानून के तहत जो ये परपेचुअल लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशंस थी, अब चूंकि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, तो उन्होंने कानून बना दिया है। चूंकि पहले कानून मौजूद नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चूंकि कोई मौजूद नहीं है तो लाइफ टाइम है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर लार्जर बेंच बनता है 7 मेंबर्स का, तो फिर वो उस फैसले को ओवरराइड करते हुए ये कह सकती है मुमकिना तौर पे कि ये एक हार्श डिस्क्वालिफिकेशन है और इसको हम 5 साल जो पार्लियामेंट ने किया है वो ही तस्वर करेंगे, क्योंकि इससे पहली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 191 की जहां बात थी रूल्स बनाने की सुप्रीम कोर्ट में, उधर पार्लियामेंट ने जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की उसको वैलिडेट किया है। तो उसकी लाइन में चलते हुए सुप्रीम कोर्ट मुमकिना तौर पे लार्जर बेंच बना के इसको 5 साल के लिए ही तस्वर करार देगी, लेकिन दिस वुड नॉट बी डन इन अ कपल ऑफ वीक्स या डेज, ये थोड़ी लंबी प्रोसीडिंग होगी। तो फिर उसमें मियां साहब के लिए अच्छी खबर कब आएगी? देखिए, मियां साहब के लिए अगर यहां से 5 साल होता भी है तो वो 10 साल के लिए नैब में डिस्क्वालीफाई है। वो डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे मौजूद है कि जब तक उनका एक्विटल नहीं होता इस एवनफील्ड से और अजीजिया स्टील मिल से, जब तक बरी नहीं होंगे, वहां पे उनकी 10 साला डिस्क्वालिफिकेशन मौजूद है। तो उसके लिए बहुत अहम है कि उनकी जो अपील है उसमें अगर वो जाते हैं और अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि जी ये दोनों केसेस जौन से थे इसमें कोई सब्सटेंस नहीं था, मियां साहब ने वाकई तमाम मनी ट्रेल भी दे दिया, क्योंकि अब जो वो नैब का जो अमेंडमेंट साइन थी जिसमें उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था कि जी अब बाप से नहीं पूछा जाएगा कि बच्चों ने कहां से बनाई, या बेनामी की जो डेफिनेशंस चेंज हुई थी वो खत्म कर दी अमेंडमेंट्स और बैक टू द सेम लॉ आ गया, जहां पे सेक्शन 14 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी मियां साहब पे है। लेकिन हुकूमत वक्त जो सी है इस वक्त, ऑल्दो ये शुरू में तो आई कि हम करप्शन के खिलाफ सख्त इकदाम करेंगे, लेकिन इनका कोई लोकस स्टैंडाई पता नहीं क्या है कि ये अपील में चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी जो आपका फैसला आया है जिसमें आपने नैब अमेंडमेंट्स को कालदम करार दिया है वो गलत है, और नैब को रहने दीजिए, एक टूथलेस टाइगर, उसकी पावर्स जो खत्म हुई हैं वो रहने दे और ये करप्शन को बाकी महकमे देखते रहेंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की चीज होगी। लेकिन 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां साहब को एक्विट नहीं करता, यहाँ भले से 5 साल की भी हो, वो टाइम स्पेन उनको बरी कराना होगा। उस पर मुमकिना तौर पे अल-अज़ीज़िया में वो केस रिमांड हो सकता है कि जज अरशद साहब की जो वीडियोस और चीजें आई थी, लेकिन जो एवनफील्ड का है वो जज बशीर साहब ने दिया है जिन पे कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है, तो वो अब मेरिट्स पे चलेगा। लेट्स सी, मुमकिना तौर पे अगर इक्विटल आता है, ये जिस अंदाज में नैब चल रही है शायद वो अपील भी ना करे इस्लामाबाद के। राजा साहब, आप जो बातें कर रहे हैं वो मोहतरम आमिर ज़िया को और जनाब हुमायूं मोहम्मद को तो समझ आ रही हैं, अल्लाह ताला को नहीं आएंगी समझ। तो वो जो फल वाला है उसको समझाने के लिए आसान अल्फाज में मुझे बताएं, मुश्किल ख़त्म होएगी कि नहीं होगी? बस आसान अल्फाज में ये है कि मुश्किल खत्म होती हुई लग रही है। उन्हीं फ्लैट्स में जिसकी सजा हुई थी मियां साहब जाके दोबारा रहे,
उन्हीं फ्लैट्स तो में फिर ही राजा मौजूद हैं। साहब बात यह है आप- कि जो मुझसे रात को जब मैं जाऊंगा तो रास्ते में अल्लाह देता ने पूछना है, वो मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। तो आपको हैरानी होती है कि 140 में से 136 पे आपकी अदालतों का नंबर है, क्यों 140 पे की जगह 141 पे नहीं है आपका नंबर? अनकरीब हम उम्मीद रख रहे हैं कि शायद ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो बात हो रही है कानून की इंटरप्रिटेशन, देखिए मियां साहब गए कैसे थे, जिन्होंने उनको फारिग किया, उनके अकामे पे उनकी हुकूमत खत्म हो गई, एक वजीर आजम को आपने इस अंदाज में डिस्क्वालीफाई कर दिया। व्हाट वाज दैट? ये उसी की कंटिन्यूटी है। अगर वो इस तरीके से डिस्क्वालीफाई होके फारिग हो गए तो गालिबन वो इस तरीके से वापस भी आ जाएंगे। दैट्स वाई हम 137 से अच्छा, 139 वेरी क्विकली 40 पे चले जाएंगे। हुमायूं साहब, ज़रा सा मैंने टॉपिक को चेंज करना है। अच्छा हुमायूं साहब, ख्वाहिशात अपनी जगह पे, लेकिन एक लॉजिकल एक कोर्स ऑफ एक्शन भी हमें देखना होता है। मुझे पता है कि आपकी ख्वाहिश के बरक्स मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपके चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं, और जब तक इलेक्शंस होंगे तब तक हो सकता है उनको किसी केस में सज़ा हो जाए। आपके वाइस चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर इलेक्शन जनवरी या फरवरी में होते हैं तो ही मे नॉट बी एबल टू कंटेस्ट। आपके प्रेसिडेंट जो हैं वो जेल में हैं, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही मे और मे नॉट कंटेस्ट। अब असद उमर साहब जो हैं वो पार्टी से एक्चुअली कता ताल्लुक़ हो चुके हैं, और काफ़ी लोग कता ताल्लुक़ हो चुके हैं। कुछ सीनियर मेंबरान जो हैं वो अभी तक दे आर ऑन द रन, सो वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एक्टिवली। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शन में लीड कौन करेगा? देखिए, पहले तो एक छोटा सा आपको मशवरा है, जब आप अपने फल वाले के पास जाए ना, अल्लाह देता के पास, तो उसे कह देना कि जी वो मुकमुका हो गया है जी, मैं कह ठीक है ना, दूंगा। वो समझ जाएगा। वो उसे कह देना कि जी वो बड़ा साहब सियाना कह है, रहे थे, वैसे बहुत सियाना है। मियां साहब आ गए, वो मुकमुका हो गए, लेकिन वो बड़ा समझदार इंसान होगा। ये याद रखिए, आप उसको अंडर एस्टिमेट करें। अवाम समझदार हुमायूं होती है। साहब, सॉरी, ये ऑन अ स्वयं- सीरियस हाँ नोट जी। में आपको एक बात कहूँ, आपको मेरी बात कता कलामी बुरी लगेगी, नाजरीन को भी, लेकिन जब आप एक बयानिया ये दे रहे होते हैं ना कि ये चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहा है, या मुबश्शिर लुकमान उस चैनल पे आ रहा है एज एन एंकर बन के, अभी आया नहीं है, ना उसका पता है, ना उसका इंटरव्यू हुआ है, ना कुछ हुआ है, तो आप ग्राउंड बना रहे होते हैं, एंड दिस इज़ प्री पोल रिगिंग। उसमें आप बहुत कुछ रोक रहे होते हैं, और इस पर इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं ले रही जो उसको लेना चाहिए। मैं इस बात पे आपके साथ हूँ। अच्छा, अब बात आ जाती है, आपने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा। देखिए, इस तरह है कि जब एक एक नाम होता है, एक इंसान का एक मकाम होता है, आपने अगर उसको रोक भी दिया तो उसकी जो एनर्जी है या उसकी जो आइडियोलॉजी है, उस बेसिस पे जो हम जैसे लोग जो कि नॉन इलेक्टेबल्स हैं, हमें उसके नाम की वजह से एक स्ट्रेंथ मिली थी। अब वो स्ट्रेंथ हर एक इंसान के पास है। तो सिंपल सी बात ये है, वो जो जो जान होगी वो उस निशान में होगी, वो बल्ले के निशान में होगी। अब अगर वो निशान मेरे हाथ में आ जाता है, या अल्लाह देता के आपके जो फ्रूट वाला है उसके हाथ में आ जाता है, वो अपने हल्के में बड़े से बड़े इलेक्टेबल्स को हरा देगा। डिसीजन मेकिंग इसी चीज को सामने रखते हुए एक कमेटी के हवाले कर दी गई थी कि डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल से हटा के कमेटी के पास चली जाए। वो कमेटी वक्तन फवक्तन जैसे जैसे फॉर एग्जांपल तो 21 अक्टूबर को आप लोगों ने वही जैसे आप कह रहे थे कि मियां साहब को इजाजत मिल गई, हालांकि अभी तक वो आए भी नहीं है, इजाजत पहले मिल गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिली। केपी में हर जगह पे हर एक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को क्या झंडा भी लहराता है तो उसको अंदर हो जाता है। उसको छोड़ो, फलस्तीन के लिए इस्लामाबाद में लोग इकट्ठे हुए थे, उनको पढ़ के अंदर कर दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन, आप किस इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं मुबश्शिर साहब? आप पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते? मतलब आप किस निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं मुबश्शिर साहब? आप पाकिस्तान में रहते कि नहीं रहते? हम किस बात की करें जब एक बंदा खुद कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, जिस केस में वो कहते हैं कि साइफर के केस में ये हो जाएगा, उसका बेसिक क्या है? एक हुकूमत ने
आपकी हुकूमत को धमकी दिए, आप कहते हैं इस धमकी को सीक्रेट रखो। अगर इस धमकी को आपने अवाम को बता दिया कि वो एक और खैर अब हुकूमत जो है सेनेटर साहब, आपकी वो विद हुकूमत ऑल को ड्यू ले ले, रिस्पेक्ट ये एक सब्जुडिस मैटर है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। बट मैं आता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक। वेरी क्विकली सेनेटर साहब, मेरे पास टाइम नहीं है। हु विल लीड द पार्टी? बाकी सारा प्लीज उसको बाईपास कर लें। सर मैंने आपको कह दिया ना कि ये एक पूरी टीम है इस वक्त। देखिए इस वक्त जनरल सेक्रेटरी भी है, इस वक्त आपके सारे सूबाई सदर ठीक भी है, इस वक्त आपकी सारी काबीना है, तो वो चीज तो है, Fair आपकी enough. पूरी एक टीम Fair बैठी enough. हुई है, Okay. बिल्कुल बैठी हुई है। ओके हाँ जी। आमिर, मेरे साथ प्रॉब्लम है एक, अगर मुझे कोई मैं पल्स पे हाथ है मेरा, सिर्फ अल्लाह देता नहीं, मेरे अपने सब्जी वाले से भी बात होती है, गोश्त वाले से भी बात होती है, प्लम्बर से भी होती है, इलेक्ट्रिशियन से भी होती है, इन सब से होती है मेरी बात। तो अगर ये जितने भगौड़े हैं ना, चाहे वो सही हैं चाहे गलत हैं, ये जैसे फ़ारूक हबीब है या वो डब्बू है या कोई और बहू करने वाला, ये सारे लोग जो हैं, मैं आपको शर्त लगाता हूँ अगर इनको 5 वोट भी पड़ गए ना आमिर, मुझे लगेगा इलेक्शन में धांधली हुई है। 5 वोट, मैं अपना को 5000 की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे में कौन मानेगा अगर इनमें से किसी एक की सीट निकल आई तो? जाहिर है कि अगले इंतखाबात जो हैं उसमें बड़े सवालिया निशान अभी से खड़े हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये हुमायूं साहब की उम्मीद भरी बातें बड़ी दिलचस्प लगी। देखिए, एक मकबूलियत होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है उसमें ज़रूरी नहीं कि जो जमात जो हो मकबूल हो वो जीत भी जाए। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ इलेक्शन डे को मैनेज करना बजाते खुद एक साइंस है। अब हमने देखा कि पीटीआई की जो फर्स्ट ईयर है वो गायब हो चुकी है, तकरीबन गायब हो चुकी है। अच्छा, उस फिर जो सेकंड ईयर होती है, जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं एरियाज के, मुबशिर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो भी हमेशा हवाओं के साथ चलते हैं। वो ये देखते हैं कौन जीत रहा है, कि जिनको उस दिन ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी है, बिरयानी खिलानी है, वोटर्स को निकाल के लाना है अपने खानदान वालों को, लेट्स मेक इट क्विक आमिर। मैं आपको कहता हूं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई टीयर नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो चलें सीट नहीं जीत सकेंगे, लेकिन वो इतना वोट जरूर ले लेंगे। वो सही कह रहे हैं, बल्ले को वोट इतना पड़ जाएगा कि जो आपकी उम्मीदें हैं ना जिसको जिताना, वो बढ़ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं अच्छा, वो मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ कि नेगेटिव वोटिंग की नून लीग जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल मैदान है। आजाद उम्मीदवार को बड़ा चांस हो जाएगा। जी, जलते तवे पे बैठ के कहें कि जी इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई और ये सब लोग दूध के धुले में वो तो खैर अब छोड़ दें उसको, तो साल में नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानेंगे और मनफी वोटिंग हो सकती है। और उसमें आप देखिएगा कोई भी मतलब है कि एक बहुत ही तो कमजोर किस्म की मखलूत हुकूमत बनेगी, उसमें जीतते हुए नजर नहीं आते मुझे नवाज शरीफ साहब। उनके ऊपर जितना बड़ा बैगेज है तो वो आसान नहीं होगा, उनके जो भी मसले होंगे। जी राजी साहब, वेरी क्विकली, आपके ख्याल में मियां साहब इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं? देखिए, मियां साहब इलेक्शंस मेरे ख्याल में नहीं लड़ेंगे। मियां साहब क्योंकि इतनी जल्दी अगर नून लीग जीत जाती है तो राजा आमिर अब्बास साहब की राय में उनका पीएम कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, फॉर टाइम बीइंग वो मेरे ख्याल में तो इन्हीं के भाई होंगे और शहबाज शरीफ साहब। लेकिन उसके बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स वो किसी भी सीट को खाली करा के मियां साहब को क्लीन चिट लेके बड़े आराम से लाके बिठा देंगे। कोई ऐसी रॉकेट साइंस लेनी होती उसके लिए दरकार नहीं है। 18 महीने पहले हुकूमत थी, उसमें क्यों नहीं मिली? सर उस वक्त वो उनको वो जो कह रहे थे ना, गारंटी नहीं थी। वो मरियम बीबी की स्टेटमेंट याद होगी कि चले मान लिया मैंने। आमिर ज़िया, राजा आमिर अब्बास, सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी टेम्परेचर में हिद्दत आ रही है। कल बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है, वो काफ़ी कुछ सेटल करेगा इस मुल्क में आने वाले दिनों की सियासत। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।